हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल सीटेट एकेडमी पर स्वागत करता हूँ। तो आज हम सीडीपी का एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की का पूरा थ्योरी हम पढ़ेंगे, ए टू जेड पढ़ेंगे। अब तक में जितना भी क्वेश्चन वाइगोत्स्की से एग्ज़ाम में आया हुआ है उन सभी को हम पढ़ लेंगे। इतना सारा थ्योरी हम वाइगोत्स्की के बारे में लिखे हैं, इतना पढ़ लीजिए, आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक है, इससे टोटल 3 मार्क्स का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 3 नंबर का एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। तो सभी थ्योरी को हम 1 बाय 1 लाइन पढ़ेंगे, फिर उसको 1 बाय 1 उसको समझेंगे, ठीक है, और पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बहुत ही मैराथन क्लास, तगड़ा मैराथन क्लास होने वाला है, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले याद रखना है, वाइगोत्स्की जो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वह समाज के बारे में फोकस किया था। यानी बालक जो सीखता है, बालक में जो विकास होता है वो समाज के अंतर्गत होता है। सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किस पे किया था स्टूडेंट? समाज पे। याद रखना, एक चीज़ रट लो कि वाइगोत्स्की जब भी वाइगोत्स्की का नाम है तो हमेशा याद रखना कि वाइगोत्स्की ने समाज के बारे में सबसे ज़्यादा फोकस किया है। यानी बच्चों का विकास समाज में होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते जो है वह समाज में रह के सीखते हैं। बच्चे एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे से अंतःक्रिया करके जो सीखते हैं, सबसे ज़्यादा वह समाज में रह के सीखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखे हैं? वाइगोत्स्की, इसके सिद्धांत मुख्यतः, इसके कुल सिद्धांत कितना है यहाँ पर देखिए। सबसे पहला सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक संरचना सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। याद रखना, यह तीनों सिद्धांत एक ही है। ये तीनों एक ही है, तीनों में सामाजिक लगा हुआ है, यानी तीनों एक ही सिद्धांत है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया। अगर क्वेश्चन आए कि सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो वाइगोत्स्की ने दिया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया है। याद रखना, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए समाज को महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए किसको महत्वपूर्ण माना है? समाज को। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों का जो विकास होता है वह समाज में रह के होता है। बच्चे समाज में रहकर एक दूसरे से मिलजुल के वह सब चीज़ सीखते हैं, खेलते हैं, वह अपने अंदर विकास को बढ़ाते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए समाज को महत्वपूर्ण माना है। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों में पहले भाषा विकसित होता है, फिर विचार। बच्चों में पहले भाषा विकसित होता है, बच्चे पहले एक दूसरे से बातें करना सीखते हैं, फिर उसके अंदर विचार डेवलप होता है। याद रखना, क्वेश्चन आ जाए कि बच्चे में पहले भाषा फिर विचार, किस वैज्ञानिक ने कहा था? बच्चे में पहले भाषा विकसित होता है, फिर विचार, किस वैज्ञानिक ने कहा था? तो याद रखना, यह वाइगोत्स्की ने कहा है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? बच्चों में पहले भाषा विकसित होता है, फिर विचार विकसित होता है स्टूडेंट। तो इतना याद हो गया, इसको रट लीजिए अभी कभी। बच्चे में पहले भाषा विकसित होता है, फिर विचार विकसित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों में पहले भाषा विकसित होता है, फिर विचार। अब यहाँ पर देखिए, वाइगोत्स्की के कुछ अवधारणा यहाँ पर हम लिखे हैं। इन सभी को 1 बाय 1 करके समझेंगे कि वाइगोत्स्की ने कौन सी अवधारणा दिया है, कि कुल कितनी अवधारणा दिए है, क्या क्या अवधारणा दिए हैं, तो इन सभी को हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहला अवधारणा क्या है? सांस्कृतिक उपकरण। क्वेश्चन आ जाए कि सांस्कृतिक उपकरण किस वैज्ञानिक ने दिया है, तो याद रखना वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण दिया है। वाइगोत्स्की ने सांस्कृतिक उपकरण दिया है। सांस्कृतिक उपकरण में क्या है? वे साधन जिनसे लोग आपस में मिलते हैं या दैनिक कार्य में सहायता करता है। देखिए स्टूडेंट, सांस्कृतिक उपकरण क्या है? सांस्कृतिक उपकरण वैसा उपकरण है जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। यानी जैसे
हुआ, मोबाइल हुआ, कैलकुलेटर हुआ, इससे हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो वह साधन जिससे लोग आपस में मिलते हैं या दैनिक कार्य में सहायता करते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। जैसे दैनिक कार्य में जो सहायता करते हैं, जैसे कैलकुलेटर हुआ, यह हमारे दैनिक कार्य में सहायता कर रहा है। ग्लोब हुआ और मोबाइल हुआ, यह सभी हमारे दैनिक कार्य में सहायता करता है। तो याद रखना, सांस्कृतिक उपकरण किसे कहते हैं? वे साधन जिनसे लोग आपस में मिलते हैं या दैनिक कार्य में सहायता करते हैं। जिनसे लोग आपस में मिलते हैं या दैनिक कार्य में सहायता करते हैं तो उसे हम सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका जो नेक्स्ट अवधारणा है मनोवैज्ञानिक उपकरण। यह क्या कहता है? वे साधन जिनसे लोग विचार प्रकट करते हैं, वे साधन जिनसे लोग विचार प्रकट करते हैं तो उसे हम मनोवैज्ञानिक उपकरण कहते हैं। और सांस्कृतिक उपकरण में क्या था कि जिनसे हमको दैनिक कार्य में सहायता मिलता है, एक दूसरे से मिलने में सहायता मिलता है, एक दूसरे से जोड़ने में सहायता मिलता है, तो उसे हम सांस्कृतिक उपकरण कहेंगे। और मनोवैज्ञानिक उपकरण जिनसे हम विचार प्रकट करते हैं, जैसे भाषा से हम विचार प्रकट करने, जैसे चिन्ह हुआ, किसी चीज़ का हम चिन्ह बनाते हैं, उससे हम विचार डेवलप हो रहा है, उससे हम विचार प्रकट कर रहे हैं, उससे हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना, सांस्कृतिक उपकरण वे साधन है जिनसे लोग आपस में मिलते हैं या दैनिक कार्य में सहायता करते हैं। वे साधन जिनसे लोग आपस में मिलते हैं, आपस में जोड़ते हैं या हमारे दैनिक कार्य में सहायता करते हैं, उसे हम सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। और मनोवैज्ञानिक उपकरण जिनसे लोगों में विचार प्रकट होता है, उसे हम मनोवैज्ञानिक। याद रखना, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सांस्कृतिक उपकरण में क्या हुआ, यानी जिनसे लोग आपस में जुड़ते हैं, जिनसे लोगों को दैनिक कार्य में सहायता मिलता है, दैनिक कार्य करने में सहायता मिलता है, उसे हम सांस्कृतिक उपकरण। और जिनसे लोगों में विचार प्रकट होता है उसे हम मनोवैज्ञानिक उपकरण कहते हैं। जैसे भाषा, चिन्ह, संकेत, ये सब मनोवैज्ञानिक उपकरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट क्या है? तो यहाँ पर हम क्या लिखे इसके बारे में, बच्चे सीखने के शुरुआती दौर में उंगली से वस्तु की तरफ इशारा करना। बच्चे सीखने के शुरुआती दौर में उंगली से वस्तु की तरफ इशारा करना, उसे हम क्या कह देंगे? पॉइंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट कहेंगे। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो वह शुरुआती दौर में, जब वह सीखने के टाइम में, जब वह उसके विकास में, जब बहुत ही कम, मतलब बहुत छोटा उम्र का जब बच्चा होता है, तो वो शुरुआती दौर में क्या करता है? वह जब किसी चीज़ को हमको लेना है, जैसे कोई बच्चा है, अगर किसी चीज़ को वो मांग रहा है तो वह सबसे पहले क्या करेगा? वो मुंह से नहीं बोलेगा, वह उंगली से इशारा देगा कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये चाहिए। तो इसी को हम पॉइंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट कहते हैं। बच्चे सीखने की शुरुआती दौर में, जब बच्चा शुरू में बहुत ही छोटा बच्चा होता है, जब वह सीखने की बिल्कुल शुरुआती दौर रहता है, जब वह भाषा अभी उसके अंदर विकास नहीं हुआ रहता है, जब बच्चों में भाषा का विकास नहीं हुआ रहता है, यानी जब वह अभी बोल नहीं पाता, तो वह उस टाइम उंगली से ही इशारा देता है कि मम्मी हमको ये दो, हमको वो दो, हमको ये दो। ठीक है, इसी को हम पॉइंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता क्या है? व्यक्तिगत वार्ता किसे कहते हैं? बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्य का हल खोजना ही व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्य का हल खोजना व्यक्तिगत वार्ता कहलाता है। क्या हमने बोला? बच्चे खुद से बातें करके, यानी बच्चा के पास कोई खिलौना है, वह खुद से बातें कर रहा है कि नहीं, ये खिलौना हमको पसंद नहीं है, इसको हम फेंक दिया, नहीं हमको वो खिलौना पसंद आ रहा है, वो ले लिया। यानी बच्चा खुद से बातें करके खुद का कार्य कर रहा है, यानी कोई और उस जगह नहीं है, वह खुद से बोल भी रहा है और जस्ट कर भी रहा है। जैसे बच्चे के हाथ में कोई खिलौना है, जैसे ये पेन है, बच्चा के हाथ में ये पेन है, वह मुंह से बोला ये पेन अच्छा नहीं है, तो पेन उस जगह फेंक दिया। ठीक है, और फिर वह मुंह से बोला वो तो पेन अच्छा लग रहा है, फिर वह जाके ले भी जाते। इसी को हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता। याद रखना,
बच्चे खुद से बातें करके कार्य की योजना बनाना या कार्य का हल खोजना। बच्चे खुद से बातें करके कार्य का हल ढूंढना ही व्यक्तिगत या निजी वार्ता कहलाता है। याद रखना स्टूडेंट। और यह प्रक्रिया स्वनियमन, क्या कहलाता है? स्वनियमन। यह प्रक्रिया स्वनियमन कहलाता है। बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्य का हल खोजना ही निजी वार्ता कहलाता है। और यह प्रक्रिया स्वनियमन कहलाता है। यानी बच्चा के हाथ में कोई खिलौना है, उसको पसंद नहीं हुआ तो वह मुंह से बोल दिया कि यह खिलौना अच्छा नहीं है, वो फेंक दिया, तो इसी को हम निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, पारस्परिक शिक्षण क्या है? पारस्परिक नाम से ही पता चल रहा है, पारस्परिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से मेल हुआ, ठीक है, एक दूसरे मेल खाना। यहाँ पर देखिए पारस्परिक शिक्षण क्या है? वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से एक दूसरे को सिखाना ही कहलाता है पारस्परिक शिक्षण, ठीक है। वार्तालाप या सूचना के आदान प्रदान से एक दूसरे को सिखाना, यानी जहाँ पर दो व्यक्ति है, कहीं पर दो व्यक्ति है, दोनों में से एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखा रहा है। जैसे हमको फिजिक्स का नॉलेज है और सामने वाले व्यक्ति को मैथ का नॉलेज है, तो हम उसको फिजिक्स से बता देंगे और वह हमको मैथ पढ़ा देगा। तो यानी एक दूसरे से मिल के एक दूसरे का नॉलेज एक दूसरे से बांट रहा है, एक दूसरे को नॉलेज मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है, हम आपको बता रहे हैं, वो हमको बता रहे हैं, तो इसी को हम पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। यहाँ पर हम देखिए समझाए हुए हैं, जैसे कोई व्यक्ति ए है, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई व्यक्ति ए लिया, ए को जैसे मैथ पढ़ाना आता है, ए का मैथ बहुत ही स्ट्रांग है, ए को अगर मैथ पढ़ाना आता है, और दूसरा कोई व्यक्ति बी है जिसको फिजिक्स का नॉलेज है। यहाँ पर हमने दो व्यक्ति ए लिया, ए और बी लिया, यहाँ पर दो व्यक्ति हमने ए और बी लिया, ए को मैथ का नॉलेज है और बी को फिजिक्स का नॉलेज है, ठीक है स्टूडेंट, ए को मैथ का नॉलेज है और बी को फिजिक्स का नॉलेज। तो ए जो है, ए बी को मैथ पढ़ा देगा, ए व्यक्ति बी को मैथ पढ़ा देगा और बी व्यक्ति ए को फिजिक्स पढ़ा देगा, यानी एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है। ए बी को मैथ पढ़ा रहा है और बी ए को फिजिक्स पढ़ा रहा है, एक दूसरे का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसी को हम कहेंगे पारस्परिक शिक्षण। वार्तालाप या सूचना, यानी सूचना एक दूसरे के नॉलेज बोलना जो होता है, सूचना के आदान प्रदान से एक दूसरे को सिखाना ही पारस्परिक शिक्षण कहलाता है। इतना याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केल फोल्डिंग क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से समझते हैं। इसको हिंदी में बोलेंगे पाड़, ढांचा या मचान। इसके फोल्डिंग क्या है? इसको हम हिंदी में बोलेंगे पाड़ या ढांचा या मचान। तो यहाँ पर समझिए, बच्चों को दी जाने वाली शुरुआती सहायता जो कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाती है, उसे हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। क्या हमने लिखा है? बच्चों को, कोई भी बच्चा है, उसको दी जाने वाली शुरुआती सहायता, यानी शुरू में हम उसको सहायता दे रहे हैं, शुरुआती सहायता, जो कुछ समय बाद यानी कुछ टाइम तक ही हम उसको सहायता देंगे, उसको हम हेल्प करेंगे, जो कुछ टाइम बाद वह ऑटोमेटिक अपने आप ख़त्म हो जाएगा, तो उसे हम इसके फोल्डिंग कहेंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, यहाँ पर हमने एग्जांपल में लिखा है साइकिल सिखाना। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है, तो जब वो साइकिल चलाना सीखता है तो डायरेक्ट वो चलाना नहीं लगता है, पहले हम उसको सिखाएंगे, उसको हम पाँचे से पकड़ के कुछ दिन तक हम उसको चलाना सिखाएंगे, तो इसी को हम इसके फोल्डिंग कहेंगे। यानी बच्चा जब शुरुआत में साइकिल सीखना चाहता है, तो बच्चे को हम पाँचे से पकड़ के हम उसको चलाना सिखाते हैं। 2 दिन 3 दिन, जब कुछ दिन बाद जब वह खुद अपने आप साइकिल चलाना सीख लेगा, तो हम उसको सहायता देना बंद कर देंगे। चूँकि वह ऑटोमेटिक साइकिल चलाना सीख लिया है कुछ दिन बाद, तो हम उसको सहायता देना छोड़ देंगे, यानी कुछ समय तक ही हम उसको हेल्प करेंगे, कुछ टाइम तक ही हम उसको सहायता देंगे, तो इसी को हम इसके फोल्डिंग कहते हैं। याद रखना।
इसको हिंदी में पाड़, ढांचा या मचान, यानी कुछ समय के लिए ही सहायता देना, हेल्प करना, कुछ समय के लिए हेल्प करना, चाहे किसी भी चीज़ में हो। जैसे साइकिल चला रहा है या हम कलम से बच्चे को लिखना सिखा रहे हैं, तो शुरुआती दौर में हम उसको अच्छा से कलम पकड़ के सिखाएंगे, लिखना सिखाएंगे कि ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो। जब वह लिखना सीख जाएगा तो हम कुछ दिन बाद उसको हेल्प करना छोड़ देंगे, यानी खुद वह सीख लिया तो हम उसको हेल्प करना छोड़ देंगे, यानी कुछ समय बाद हेल्प करना ख़त्म हो गया तो इसी को हम इसके फोल्डिंग यानी पाड़, ढांचा या मचान कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बिल्कुल तोड़ के समझाएंगे, ऐसा समझाएंगे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं। निकटवर्ती विकास क्षेत्र क्या है? यहाँ पर इसको हिंदी इंग्लिश में ZPD बोला जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? ZPD, निकटवर्ती विकास क्षेत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? संभावित विकास क्षेत्र। याद रखना, निकटवर्ती विकास क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी कार्य को बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से करना और सहायता द्वारा करने के बीच का अंतर को ही निकटवर्ती विकास क्षेत्र कहा जाता है। किसी कार्य को बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से करना, यानी खुद से करना, किसी कार्य को बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से करना और सहायता द्वारा करने के बीच का अंतर ही निकटवर्ती विकास क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर समझिए, ZPD क्या है? अगर कोई बच्चा खुद से काम कर रहा है, जितना भी वह कोई भी काम कर रहा है, वो जहाँ तक कर सकता है, जहाँ तक उस काम को कर सकता है, जहाँ तक उसके अंदर करने की क्षमता है, जहाँ तक वह उस काम को कर सकता है, और ठीक किसी हेल्प के द्वारा उसी काम को जितना आगे तक कर सकता है। हमने क्या बोला? कोई बच्चा खुद से किसी काम को कर रहा है, यानी जितना भी वह काम कर सकता है। कोई बच्चा खुद से किसी काम को जितना देर तक या जितना आगे तक वह काम कर सकता है, और किसी के हेल्प के द्वारा उसी काम को जितना आगे तक कर सकता है, उन दोनों के बीच का डिफरेंट ही निकटवर्ती विकास क्षेत्र कहलाता है, यानी ZPD। उन दोनों के डिफरेंट, उन दोनों का अंतर ही। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में समझिए, इसको अच्छा से समझिए एग्जाम्पल में। जैसे कोई बच्चा, हमने यहाँ पर A लिया है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बच्चा A लिया है, वो एक एग्ज़ाम में बैठा है। टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, वह एग्ज़ाम में बैठा हुआ है। स्वयं से मेहनत करके, वह खुद से प्रयास करके एग्ज़ाम में 70 नंबर ला लेता है। 100 नंबर का वह बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है, वह खुद से मेहनत किया, अकेले से पढ़ा लिखा, किसी का हेल्प नहीं लिया तो 100 में उन्होंने 70 नंबर उठा लिया। ठीक है स्टूडेंट, और सहायता लेकर, और जस्ट वही एग्ज़ाम अगर बच्चा दे रहा है तो वह किसी का हेल्प के द्वारा एग्ज़ाम दे रहा है, किसी से मदद लेके, यानी किसी से पढ़ लिख के अच्छा से किसी के पास पढ़ लिया, उसके बाद वह एग्ज़ाम दे रहा है। तो एग्ज़ाम देने के बाद 100 में वह 90 मार्क ला लेता है, टोटल 90 नंबर ला लेता है। खुद से मेहनत करके 70 नंबर लाया है, और सहायता से, बड़ों की सहायता से, टीचर से, सहपाठी से सहायता से वह 90 नंबर उठा लिया। अब इन दोनों का अंतर 90 और 70 का अंतर यानी 20 हुआ, इसी को हम ZPD कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर समझ लिया। 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ जिसमें बच्चा खुद से मेहनत करके 70 नंबर लाया है, और किसी के सहायता द्वारा वह 90 नंबर लाया है। तो इन दोनों का डिफरेंट है, 90 और 70 का डिफरेंट जो 20 हुआ, इसको हम ZPD कहेंगे, यानी यही खाली स्थान जो हुआ इसी को हम ZPD कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, MKO, अधिक जानकार आनी, नाम में ही छोड़ा, अधिक जानकार, हमसे अधिक ज्ञान वाला, हमसे अधिक जानकारी वाला। बच्चा से अधिक जानकारी वाला कौन होगा? टीचर होगा, शिक्षक होगा, और उसके माता पापा होगा, कोई भी हो सकता है। अधिक जानकार वाला यानी जो बच्चे जिसके पास सीखता है उसी को हम MKO कहेंगे, अधिक जानकार वाला। बच्चे जिसके पास सीखता है उसी को हम MKO कहेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति जिसका समझ स्तर बालक से अधिक हो, यानी बालक से अधिक हो, उसी के पास वो पढ़ने जाएगा।
कोई व्यक्ति जिसका समझ स्तर बालक से अधिक हो उसी को हम MKO यानी अधिक जानकार यानी कहेंगे। जैसे शिक्षक हो गया, सहपाठी हो गया, गुरुजी हो गया, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं बच्चों का समवयस्क द्वारा जो बिना अनुभव किए सीखते हैं उसे आंतरिकीकरण कहते हैं। बच्चों का समवयस्क द्वारा जो बिना अनुभव किए सीखते हैं उसे हम आंतरिकीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हम वाइगोत्स्की का इतना सारा थ्योरी लिखे स्टूडेंट और 1 बाय 1 करके इसको हम पढ़ा दिए टोटल। एक बार रिपीट कर लेते हैं शॉर्ट में। यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है वाइगोत्स्की, इसके सिद्धांत कौन कौन से, इसके सिद्धांत या तीनों एक ही है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक संरचना का सिद्धांत या सामाजिक संज्ञानात्मक का सिद्धांत। इन तीनों में से कोई भी नाम आ जाए, इन तीनों में से एग्जाम में कोई भी नाम आ जाए तो बता देना आपको कि यह सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा है, वाइगोत्स्की ने बच्चों के विकास के लिए समाज को महत्वपूर्ण माना है। याद रखना वाइगोत्स्की जहाँ पर भी नाम आए तो हमेशा एक माइंड में सेट कर लो कि इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर दिया है, समाज पे दिया। बच्चे में, बालक में जो विकास होता है वह समाज में रह के होता है, समाज में वह सीखते हैं, समाज में वह बड़े होते हैं और समाज के द्वारा ही उसके अंदर ज्ञान निर्मित होता है। तो याद रखना वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। और क्वेश्चन आया कि सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया। सामाजिक संरचना का सिद्धांत किसने दिया, तो वाइगोत्स्की ने दिया। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या लिखा था, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चों में पहले भाषा विकसित होता है फिर विचार। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, बच्चों में पहले भाषा विकसित होता है फिर विचार। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। स्टूडेंट यह पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और यह बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। वाइगोत्स्की ने कहा बच्चों में पहले भाषा विकसित होता है। बच्चों में पहले क्या विकसित होता है, पहले भाषा विकसित होता है फिर विचार। तो इसे वाइगोत्स्की ने कहा है। वाइगोत्स्की के कुछ अवधारणा सांस्कृतिक उपकरण क्या हैं जिनसे लोग आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमने क्या लिखा है, जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर, ग्लोब। नेक्स्ट हमने लिखा है मनोवैज्ञानिक उपकरण, वह साधन जिनसे लोग विचार प्रकट करते हैं, जैसे भाषा, संकेत, ये सब हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या लिखे हैं, मनोवैज्ञानिक पॉइंटिंग फिंगर कॉन्सेप्ट, यानी बच्चा जब शुरुआती दौर में सीखता है तो वह उंगली से इशारा करके पापा को बताता तक हमको ये दो, हमको वो दो, यानी उसके अंदर भाषा का विकास अभी नहीं हुआ रहता है। वह उंगली से ही इशारा करके कुछ अगर सामान लाना रहता है तो वह उंगली से इशारा करता है, हमको ये सामान दो, हमको वो सामान दो। ठीक है, इसी को हम पॉइंटिंग फिगर कॉन्सेप्ट कहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हमने लिखा था व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता। बच्चे खुद से बातें करके कार्य की योजना बनाना, यानी बच्चा खुद से बात भी कर रहा है और जस्ट काम भी कर रहा है। उसके हाथ में पेन है, बोल रहा है कि यह पेन अच्छा नहीं है, वह फेंक दिया। वो पेन अच्छा है तो ले लिया। यानी बच्चा खुद से बातें करके खुद का ही कार्य कर रहा है, तो उसे हम व्यक्तिगत या निजी वार्ता। पारस्परिक शिक्षण क्या है, जब दो व्यक्ति एक दूसरे का शिक्षण यानी एक दूसरे का नॉलेज आदान प्रदान करते हैं। यानी हमको फिजिक्स का नॉलेज, हम आपको फिजिक्स पढ़ा दिए, आपको केमिस्ट्री आता है तो आप हमको केमिस्ट्री पढ़ा दिए, यानी एक दूसरे का नॉलेज का आदान प्रदान होना, एक दूसरे से बांट के पढ़ना, इसी को हम पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके फोल्डिंग, पाण, ढांचा या मचान। बच्चे को दी जाने वाली शुरुआती सहायता जो कुछ समय के लिए होता है, यानी हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, उसे हम पारस्परिक शिक्षण नहीं, इसके फोल्डिंग कहेंगे। ठीक है, जैसे साइकिल सिखाना है, बच्चा जब साइकिल सीख लेगा तो हम साइकिल नहीं सिखाएंगे, बच्चा जब साइकिल सीख लेगा तो हम साइकिल नहीं सिखाएंगे, इसी को हम इसके फोल्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है निकटवर्ती विकास क्षेत्र क्या है। बच्चे खुद से किसी कार्य को कितना आगे कर सकता है और किसी के हेल्प के द्वारा किसी कार्य को कितना आगे तक कर सकता है, उन दोनों के ही बीच का अंतर ही निकटवर्ती विकास क्षेत्र कहलाता है। MKO क्या है, अधिक जानकारियाँ, यानी बच्चा से अधिक जानकारी वाला, जैसे टीचर, शिक्षक हो गया, गुरुजी हो गया, सहपाठी हो गया, कोई भी हो सकता है। तो इतना सारा पॉइंट हमने वाइगोत्स्की के बारे में लिखा और पढ़ाया स्टूडेंट। तो इतना इन सभी को 101 आप कॉपी में लिख लीजिए और सभी को याद कर लेना है। आपका 3 नंबर यहाँ से पक्का हो गया।
3 नंबर का आपका यहाँ से फिक्स हो गया। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना हम वाइगोत्स्की का पढ़ा दिए, इससे ज़्यादा थ्योरी अब नहीं है। जितना थ्योरी था हम पूरा 1 बाय 1 करके बोर्ड पे लिख के आपको पढ़ा दिए। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाना है, बशर्ते आप सभी को 1 बाय 1 कॉपी में लिख के याद कर लेना है। हम टोटल चीज़ समझा दिए क्या क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो वाइगोत्स्की का हम पूरा कॉन्सेप्ट आज पढ़ा दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पियाजे। नेक्स्ट वीडियो में हम पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। पूरा मैराथन क्लास चलेगा, इसी तरह 1 बाय 1 पॉइंट समझाएंगे। तो स्टूडेंट, तो इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो पियाजे का क्लास होगा, पियाजे जो वैज्ञानिक है उसके बारे में हम पढ़ाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस प्रकार हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल का नाम है सीटेट एकेडमी, याद रखना, सीटेट एकेडमी। याद रखना चैनल का नाम क्या है, सीटेट एकेडमी। सीटेट एकेडमी से चैनल है, यहाँ सभी सब्जेक्ट का क्लास पूरा बेहतरीन तरीके से हो रहा है। अभी फ़िलहाल ईवीएस और सीटीपी पढ़ा रहे हैं, कुछ टाइम के बाद हम मैथ भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना सारा पॉइंट हम लेकिन सभी को याद कर लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।